morning. Yesterday I was discussing about the colligative property. There are 4 colligative properties. One is the relative lowering of vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point, and osmotic pressure. I discussed one relative lowering of vapor pressure and numerical on it also, and now I will discuss about the elevation in boiling point. Theory I discussed you, and now I will discuss numerical on the elevation in boiling point. आज हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल देखेंगे. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने बता दिया था कि अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस इंक्रीज टेम्परेचर को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. अब इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी मोलैलिटी पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है. ठीक है. अब हम न्यूमेरिकल क्या है, पहला हमारा यहाँ न्यूमेरिकल है कि ये दिया हुआ है यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 gram of water, 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for the water is 0.52 Kelvin kg per mole. Okay. Now mole fraction of glucose is given. Here you have the mass of, this is the mass of glucose. Okay, this is the mass of glucose 18 gram, and molar mass of the glucose will be 180 from here C6H12O6. Thus the mole of glucose will be 18 upon 100 equal to 0.1. Okay, 0.1. Now number of kilograms of solvent 1 kg. Thus the molality of the solution will be what? 0.1 molar per kg. Okay. For the water change in boiling point हम लोग फार्मूला जानते हैं, डेल्टा TB is equal to KB M. M is the molality. KB is 0.52 and kg per mole, and 0.1 molar kg per molar per kg is the value of the molality. Thus the elevation in boiling point will be 0.52 kg. तो अगर हम वाटर बॉयल करेगा कितने पर, वाटर बॉयल करता है अगर 773.15 केल्विन एट 1.01 बार पे, तो अगर हम वहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो ये एलिवेट करके बॉइलिंग पॉइंट चला गया 373.202 केल्विन. कहने का मतलब है कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg वाटर के अंदर मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जबकि केवी की वैल्यू दी हुई वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल. तो सबसे पहला हम काम करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल में कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको निकाल लेंगे, ग्लूकोज का जो भी सॉल्यूट दिया रहेगा उसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे. हम नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख लिया हमने. अगर मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी निकाल लेंगे,
मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन द वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आया 0.1, वेट ऑफ सॉल्वेंट kg है, तो यहाँ से इसकी मोलैलिटी हो जाएगी 0.1 मोल पर kg। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। तो के बी की वैल्यू 0.052 दिया हुआ है और एम की वैल्यू हम लोगों ने 0.1 मोलर पर केजी निकाल लिया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.052 के हो जाएगा। अब इसको हम इस वैल्यू में ऐड कर देंगे तो कितना बढ़ गया ये पता लग जाएगा कि इतना बढ़ गया है और बढ़ करके टेम्परेचर इतना हो गया है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.2 केल्विन 23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.323 केल्विन। when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 kg of benzene, boiling point raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Okay, तो इधर Kb for the benzene is given this much. हमें मोलर मास निकालना है। तो what is given, first we will calculate what is given. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट है, ये सोल्यूशन का है और ये प्योर बेंजीन का है। इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया तो 0.88 केल्विन आ गया। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू पॉइंट जो है 88 केल्विन आ गई। अब हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे यहाँ पे, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी W2 इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ओके, तो हमें यहाँ से M2 निकालना है, M2 कैलकुलेट करना है। अब इस M2 को इधर लेके जाएंगे और डेल्टा टीबी को इसको इधर ले आएंगे और इस वाले को इधर ले जाएंगे। ओके, तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया हमारा Kb का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से W2 की वैल्यू हो गई 1.8 और यहाँ पे 1000 हो गया। नीचे यहाँ पे हो गया डेल्टा टीबी की वैल्यू, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ से मोलैलिटी आ गई 58 ग्राम पर मोल। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, M2 इक्वल टू 58 ग्राम पर मोल। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल ध्यान में रखना है, हर एक के ऊपर हमें न्यूमेरिकल लगाते चलना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे और भी ज़्यादा जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वगैरह में दिया हुआ है
तो एक क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का है वो दिया हुआ है 353 केल्विन .250 353.23 केल्विन, और वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 1.80 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 90 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट जो है कि 354.11 हो जा रही है बढ़ के। तो कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और केबी फॉर द बेंजीन दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल दी, जो मैक्सिमम सॉल्यूशन का टेम्परेचर था उसमें से सॉल्वेंट का टेम्परेचर निकाल दिया, तो यहाँ से 0.88 केल्विन आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दिए तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल दिया है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मीन्स क्या होता है? डिप्रेशन मीन्स कम हो जाना और कम हो जाना। जैसे हम एक्टिव होते हैं तो डिप्रेस हो गए तो हमारी एक्टिविटी क्या हो गई? लेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, हम शांत बैठ जाते। वैसे यहाँ पे डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन किसका होगा? फ्रीजिंग पॉइंट का। अगर किसी का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो वो और घट के हो जाएगा माइनस में, ये होता है डिप्रेशन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें होता क्या है, जब भी हम इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सोल्यूशन काज्ड ए लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और जब वेपर प्रेशर लो होगा तो फ्रीजिंग भी लो हो जाएगी, फ्रीजिंग टेम्परेचर भी और कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब ये क्यों कैसे होता है? हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट सब कोई जानते हो कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है किसी सब्सटेंस का? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड फेज, किसी भी सब्सटेंस के जो लिक्विड फेज हैं सॉलिड फेज दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। The temperature at which dynamic equilibria exist between the liquid phase and solid phase of a substance is known as freezing point. या हम कह सकते हैं कि freezing point of a substance is as the temperature at which the vapor pressure of a substance is तो हम कह सकते हैं कि the temperature at which vapor pressure of a substance is in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase, vapor pressure in the solid phase। तो हम एक बार फिर से कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस का जो लिक्विड फेज होता है, लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन अब अगर इसके अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। उस वेपर प्रेशर के कम होने के कारण जो है उस पॉइंट पे जो है कि जो इक्विलिब्रियम है, फेज इक्विलिब्रियम, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें और टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है,
हमें क्या देखना है कि किस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे ग्राफ में अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे यहाँ ये हमारा लिक्विड फेज है, लिक्विड सॉल्वेंट है, और ये हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट है। ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम का स्टेट है। इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम की फेज आ गई। तो ऐसे टेम्परेचर पे वो फ्रीज कर रहा है जहाँ पे, तो इस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में है, तो वो इस टेम्परेचर पे, यहाँ इस टेम्परेचर पे फ्रीज कर रहा है। यहाँ पे दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। लेकिन जब हम इसी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इक्विलिब्रिया नहीं आ रही, इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रिया नहीं आ रही। यहाँ पे अभी लिक्विड है, अभी ये लिक्विड है, अभी यहाँ भी लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड है। अब इस पॉइंट पे जा कर के इक्विलिब्रिया आई। अब ये इक्विलिब्रिया यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गई, ज़्यादा थी कम हो गई। तो इतना जो ये शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रिया होता है, यहाँ से इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो शिफ्ट होता है उसको डिप्रेशन कहते हैं। हम फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम के पास, सॉल्यूट के नंबर ऑफ एटम के पास। एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जब भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है किसी सोल्यूशन का, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से। अब उस लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को जानने से पहले तो ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा स्टेज होता है या ऐसी फेज होती है या ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे किसी सब्सटेंस का जो सॉलिड फेज है उसके लिक्विड फेज के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रिया में हो जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रिया का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड शिफ्ट होती रहती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का डिफाइन किया जा सकता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इज इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर फेज इन द सॉलिड फेज। ओके, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आई, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आया, वो किसके कारण आया, सॉल्यूट के कारण। तो सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, तो जब भी कोई सोल्यूशन, ए सोल्यूशन विल फ्रीजेज व्हेन its vapor pressure is equals the vapor pressure of the pure solid, vapor pressure of the pure solid। ओके, तो जब कोई भी सोल्यूशन फ्रीज किया तो इसका वेपर प्रेशर बराबर हो गया प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बाद। ठीक है, तो राउल्ट्स क्या कहता है, according to Raoult's law, when a non-volatile solid is added to the solvent, okay, its vapor pressure decreases। जब भी किसी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ने कहा कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू द सॉलिड स्टेट सॉल्वेंट।
that of the solid state at the lower temperature. Okay, thus the freezing point of solvent decreases. इस तरह से हमने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या हो गया, घट गया। राउल्ट्स के हिसाब से जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, वो कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ओके, और उस वेपर प्रेशर के कम होने से जो इक्विलिब्रिया, डायनेमिक इक्विलिब्रिया होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब जो है उस कंडीशन में वेपर प्रेशर घटेगा और ये बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे जितना सॉलिड सॉल्वेंट होता है उसके बराबर हो जाता है, और इसका रिजल्ट हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। ज़रा यहाँ पे हम एक बार ग्राफ में देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विड है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो अब जो है, पहले तो यही इसी पॉइंट पे इक्विलिब्रिया थी, यही फ्रीज कर गया था, लेकिन अब हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो देख रहे हैं कि अभी यहाँ भी लिक्विड के फॉर्म में, यहाँ तक लिक्विड के फॉर्म में, अभी फ्रीज नहीं किया, जबकि प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर ये है, फ्रीजिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट। और हम यहाँ पहुँच गए, ये अभी लिक्विड स्टेट में है। तो अब इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए और टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा। हमने और टेम्परेचर कम कर दिया तो यहाँ पे इक्विलिब्रिया आ गई। ठीक है, इस टेम्परेचर पे तो अब इक्विलिब्रिया यहाँ से शिफ्ट कर गई। ठीक है, तो इस तरह से जितना ये टेम्परेचर गिरा है इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आई बात समझ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, सपोज करिए, मान लीजिए कि लेट TF नॉट बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, एंड TF इज it's the freezing point, then non-volatile solute is dissolved in it. The decrease in freezing point will be delta TF equal to TF naught minus TF is known as depression in freezing point. एक बार फिर से बता देते हैं, अगर ये मान लें कि डेल्टा TF नॉट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर, और डेल्टा TF जो है सोल्यूशन का है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। अब यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह से डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है सेम, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है मोलैरिटी की तरह से। ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अगर हमने देखा जाए, आइडियल सोल्यूशन जिसको यहाँ बोल रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ से डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू M हो गया, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF M हो गया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हुआ, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी को कहते हैं नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वही होती है जो सबकी यूनिट है, केबी की जो यूनिट है वही इसकी यूनिट है। ठीक है, यूनिट ऑफ KF इज
केल्विन केजी पर मोल। और के एफ की वैल्यू कॉमन सॉल्वेंट के लिए जो दिया हुआ है उसको भी देखेंगे। पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर निकालेंगे। वाटर के लिए जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0.86 होता है ये, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं वेट इन ग्राम, WT इज द ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास M2 present in the W1, ठीक है, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट produces the depression in freezing point delta TF, okay. Solvent then molality of the solute is given by the equation। ये molality of the solute है, मोलिटी ऑफ सॉल्यूट। और हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला। अब इस m की वैल्यू यहाँ उड़ा के रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी के एफ W2/M2 इंटू W1/1000। तो यहाँ से फार्मूला हो गया डेल्टा टी एफ का के एफ इंटू W2 इंटू 1000, ओके, एंड M2 इंटू W1। या M2 अगर हमें निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। Thus for determining the molar mass, solute we should know the quantities। क्या हमें पता होनी चाहिए, W1 W2 डेल्टा टी एफ along with the normal freezing point। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये भी, या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है डेल्टा के एफ। अब यहाँ पे के एफ और के बी की वैल्यू को हम एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, के एफ इक्वल टू आर एम इंटू M1 इंटू TF2 स्क्वायर अपॉन 1000 एंड डेल्टा H फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ से के बी अगर निकालना है तो सेम फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू हो गई, यहाँ मास की वैल्यू हो गई, ये टीवी वैल्यू हो गई 1000 और वेपर प्रेशर में H हो गया, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस तरह से हम जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे R और M1 किसके लिए है, एक तो गैस कांस्टेंट है और एक मोलर मास है सॉल्वेंट का, जो कि हमेशा फिक्स रहेगा। तो रिस्पेक्टिवली डेल्टा टी एफ एंड टी बी डिनोट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली इन केल्विन। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों देख रहे हैं तो डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी बी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बता रहे हैं। अगर डेल्टा फ्यूजन H, वेपराइजेशन H
इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन को बता रहा है। ठीक है, बस ये है कि ये कंडीशन होती है कि R1 M1 स्टैंड फॉर गैस कांस्टेंट है, इनकी भी वैल्यू कांस्टेंट होती है। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है रिस्पेक्टिवली डेल्टा TF TB डोनेट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज रिस्पेक्टिवली इन द केल्विन। तो इस तरह से एक दोनों से मिल सकते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा H फ्यूजन, डेल्टा वेपराइजेशन H फॉर द फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 3.73 के भी वैल्यू है 0.52, फ्रीजिंग पॉइंट है 27.0 और यहाँ पे दिया हुआ 1.6 कांस्टेंट है। ये के कांस्टेंट है। के कांस्टेंट इथेनॉल के लिए 1.520 है, ये 155.7 है। तो एक जगह हमने देखा घट गया, फिर उसके बाद कंटिन्यू बढ़ रहा है। इससे साइक्लोहेक्सेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 353 है। अब इसका जो है कि Kb की वैल्यू 2.79 है, इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया और Kb की वैल्यू और कम हो गई। ठीक है, 20.00। तो ऐसे बेंजीन का हो गया, ऐसे जो है कि बेंजीन का हो गया, क्लोरोफॉर्म का हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर और एसिटिक एसिड का। तो ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है कि कब कितना फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, तो कब कितना KF की वैल्यू हो जा रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या दिया है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल mixed with the 600 gram of water. Calculate the freezing point depression and freezing point of the solution. सिंपल है। यहाँ पे पहला काम हमें क्या करना है, चाहे तो पहले मोलैलिटी कैलकुलेट कर लें। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू द मोलैलिटी। तो पहले मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लाइकॉल क्या होगा, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मास ऑफ द वाटर इन किलोग्राम। तो यहाँ से हो गया, ये मोलर मास आ गया इसका 0.73 और इसका मास ऑफ वाटर इन केजी हो गया 600/1000 इक्वल टू 0.6 kg हो गया। अब ग्लाइकॉल की मोलैलिटी जब निकालेंगे तो क्या होगा, 0.073 ग्राम पर मोल और यहाँ पे 0.60 kg है। तो वैल्यू आ गई 1.2 मोल पर केजी। तो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, जो मोलैलिटी आई है हमारी, ये मोलैलिटी आई है, इस मोलैलिटी को फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, 2.2 के। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, क्या बोला है, क्या किया गया है। दिया हुआ इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है इसका फार्मूला C12H6O2 है, वाटर के साथ 600 ग्राम वाटर के साथ मिक्स किया गया है। कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए ऐसे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, सबसे पहला काम उसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर तब वैल्यू में रख के जो भी आंसर आए उसको निकालेंगे। तो जैसे हमने मोलैलिटी निकाल लिया, तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ द वाटर इन केजी।
तो यहाँ से हमारा जो कैलकुलेट कर लेंगे वो आ जाएगा मास ऑफ वाटर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकाल दिया 52/62 ग्राम पर मोल, और वाटर का हो गया 600/6000, ठीक है, तो 0.6 आ गया kg। अब मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालेंगे, तो यहाँ पे मोलैलिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या हो जाएगा कि 0.7 मोल दिया है और 0.60 kg है, यहाँ से हमने निकाल लिया, तो ये हो गया 1.24 मोल पर kg। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट था 1.2, अब हो गया कितना 1.86, इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 10 एंड 1 1 2 एंड 3 होना चाहिए। 2.2 आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, 2.2, ठीक है, 2.22 केल्विन आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन देखना है कितना हुआ है, तो हम इसको सीधे सीधे घटा देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट। आएगा समझे। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल फटाफट देख लेते हैं। 2.110 बोला है कि 1.0 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर्ड फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.40। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो दिया हुआ है वाटर के लिए वो है 5.12। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, तो सेम वही काम करना है, फार्मूला सेम वही है। यहाँ से हमारा के बी हो गया, यहाँ पे हमारा के बी हो गया, ठीक है, यहाँ से के, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के एफ हो गया, और ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, और ये यहाँ पे डेल्टा टी एफ हो गया, और ये हमारा 50 ग्राम जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया, ठीक है, और ये हमारी ये वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल जो होंगे आप उसको कैलकुलेट करिएगा, और जो भी ना है तो उससे पूछिएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, न्यूमेरिकल इसके ऊपर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।